बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सीमन स्ट्रा जो होता है उसको तैयार कैसे किया जाता है और आप नकली और असली सीमन में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम डेजी फार्म के सीमन प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर। जी। मेरा नाम डॉक्टर मसरूर सगीर है और मैं डेजी फार्म पे एज डायरेक्टर एनिमल रिप्रोडक्शन काम कर रहा हूँ। जी। आज हम आपको मॉडल के तौर पे कुछ एनिमल्स की सीमन कलेक्शन करके दिखाएंगे कि डेजी फार्म्स के ऊपर रूटीनली जो बुल्स खड़े हैं, जो एलीट बुल्स हैं, उनकी सीमन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ताकि जो मार्केट के अंदर 2 नंबर डोजेस बनती हैं उसको हम रोक सकें। आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है वो आपको सारा दिखाएंगे आज हमें। अभी हम थोड़ा सा ना बुल्स का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, उसके बाद कलेक्शन जो है वो दिखाते हैं सर। तो ये जो पहला बुल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये चोलिस्तानी ब्रीड का एक वन ऑफ द बेस्ट बुल्स है, हीरा इसका नाम है। जी। और इसकी जो माँ है उसने कोई 15 से 20 लीटर प्लस दूध की एवरेज दी थी पर डे के अंदर। ठीक है जी। सेकंड बुल जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये गबरू बुल है, मशहूर ज़माना अली रंधावा साहब का बुल है। इसकी बड़ी डिमांड है और ये बहुत पसंद किया जाता है। और इस बुल की जो माँ है उसने भी 20 लीटर प्लस दूध दिया है अपनी लैक्टेशन के अंदर एक दिन के अंदर। जबरदस्त, माशाल्लाह। इसकी तो सर बड़ी हाइट लेंथ बड़ी जबरदस्त है। बड़ा ही प्यारा बुल है। आप देखें इसकी बॉडी कॉन्फर्मेशन देखें, इसकी स्किन देखें आप। जी। तो चोलिस्तानी में ये एलीट बुल है। चोलिस्तानी में जी एलीट बुल है। इसके तो बच्चे भी आ गए हैं मार्केट के अंदर और लोग बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से, माशाल्लाह, जबरदस्त। और इसके बाद ये जी हमारा बहुत ही प्यारा साहिवाल नस्ल का बुल है। इसका नाम सिकंदर है। जी। और ये वो बुल है साहिवाल नस्ल का कि जिसकी माँ 59/15 शेख यहिया साहब के फार्म पे खड़ी है, जी, शेख जो कि RCCIB की कैटेगरी के मुताबिक प्लाटिनम कैटेगरी में आती है, जो कि साहिवाल नस्ल की टॉप जो पूरी पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद गायें हैं उसके अंदर वो शामिल होती है। और उसने 26.640 किलो दूध रिकॉर्ड दिया था, जिसकी वजह से उसको प्लाटिनम कैटेगरी में डाला गया। ये जो मैं दोस्तों को बताता चलूँ, ये 26.640 लीटर दूध जो है ये 24 आवर्स का। और इसकी 2-3 जो फर्स्ट टाइमर बने हैं वो भी रेड गोल्ड क्लब जो है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। तो माशाल्लाह साहिवाल में ये कह सकते हैं कि ये टॉप 1%। ये पाकिस्तान की जो बेस्ट पॉपुलेशन है उसका ये आप समझ लें कि जीन पूल है। तो ये आप इसके स्ट्रॉस भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद सर अगला नंबर आगे आपको हम दिखाने जा रहे हैं अमेरिकन इंपोर्टेड बुल्स। ये 706 इस बुल का नाम है। ये अमेरिका का एक फार्म है हेरिटेज, वहाँ से इम्पोर्टेड है। ये रेड ब्राह्मण कैटेगरी में आता है और ये भी जो अमेरिका के अंदर टॉप बुल्स हैं उनके अंदर इसकी रैंकिंग आती है। ये अपने गोश्त के अतबार से, अपने वजन के अतबार से, ग्रोथ रेट के अतबार से वन ऑफ द बेस्ट बुल्स है रेड ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर। तो अभी ये एज में ये अभी तकरीबन 2.25 से 2.5 साल इसकी उम्र है। जी। और माशाल्लाह आप इसके जोड़ देखें और आप इसकी बॉडी कॉन्फर्मेशन देखें, बहुत ही खूबसूरत बुल है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये ग्रे ब्राह्मण के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बुल्स जो डेजी फार्म पे मौजूद है। जी। जो इसका टैग नंबर है वो 709 है और ये वो बुल है कि जिसके जो पेरेंट्स हैं, सायर है, डैम है, उन्होंने अमेरिका के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं वो विन की हुई हैं। और ये भी बुल जो है अपनी ग्रोथ के एतबार से अमेरिका में टॉप 1% के अंदर आता है। इससे हमारे पास कोई 70 से ज़्यादा जो गायें हैं एम्ब्रियो के थ्रू प्रेग्नेंट हैं इस बुल के साथ। इसी तरीके से काफ़ी सारी गायें ऐसी हैं जो हमारी AI के थ्रू प्रेग्नेंट हैं इस बुल के साथ। तो इनका रिजल्ट अभी इंशाल्लाह आने वाला है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके बच्चों की यहाँ पे ढेर लग जाएगा। हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी। उसके बाद जो मैं आपको अगला बुल दिखा रहा हूँ, ये 639 इसका टैग नंबर है। ये भी अमेरिकन ब्राह्मण JDH फार्म का बुल है। 709 भी JDH फार्म का है, ये भी JDH फार्म का बुल है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेड है? ये भी इम्पोर्टेड अमेरिकन ब्राह्मण है और ये भी अपनी ग्रोथ रेट के एतबार से, अपनी पेडिग्री के एतबार से चैंपियन बुल है अमेरिका के अंदर। इसका भी आप कद देखें माशाल्लाह, कोहान देखें, इसके जोड़ देखें आप, शानदार बुल है। इसका भी सीमन अवेलेबल है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक 709 जो हमारा बुल है उसकी सीमन कलेक्शन कि वो प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें ये है कि आपने अर्ली मॉर्निंग में कलेक्शन करनी होती है, दिन के टाइम में। और उसके बाद ये है कि जो बुल कलेक्ट आपने करना है उस बुल की अच्छे से पहले सफाई होगी, ग्रूमिंग होगी। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह, इन बुल्स को शावर दिया हुआ है, इनको क्लीन किया हुआ है। इस तरीके से जो एनिमल है उसकी प्रोप्यूस की कंप्लीट अच्छी तरीके से वॉशिंग होती है, उसके हेयर्स को रिमूव किया जाता है ताकि जो सीमन का सैंपल है वो किसी भी तरीके से कंटेमिनेट ना हो। उसके बाद आप डिफरेंट तरीकों से सीमन ले सकते हैं। आप AV के थ्रू, जो कि आर्टिफिशियल वेजाइना है,
या इलेक्ट्रो इजैकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जी। हम एवी यूज़ करेंगे आज, तो उसके लिए आपको एक डमी चाहिए होती है। तो ये डमी के लिए हमने एक और हमारे पास रेड एंगस का बुल है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम अपना जो 709 बुल जिसका हमने सीमन कलेक्ट करना है उसको हम लेके आएंगे। हैंडलर जो है इस बुल को इधर लेके आएगा, इसके पास पहले एक फॉल्स माउंट करवाया जाएगा, ठीक है जी, ताकि जो सीमन की कंसंट्रेशन है, जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। उसके बाद जो इजैकुलेट आएगा उसको कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको प्रोसीड किया जाएगा लैब के अंदर क्वालिटी के लिए। ये एक प्रिपेयर्ड एवी है, तो मैं आपको स्टेप वाइज इसके डिफरेंट पार्ट्स बता देता हूँ। ये इसकी केसिंग है, ये सारी इसकी केसिंग है। उसके बाद ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये इसकी रबर लाइनिंग है, ठीक है जी। ये इसकी वाटर की और प्रेशर की इनलेट है। इस एवी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो सीमन है उसको कलेक्ट करने के लिए मैं ये कोन को भी रिमूव कर रहा हूँ, आपको मैं बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो इस साइड से जो बुल है उसका पीनस एंटर होता है और इस साइड से आपका सैंपल जो है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका एक स्पेशल टेम्परेचर हमने मेंटेन किया होता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन हम ऐसे करते हैं कि ये जो इनलेट है इसको ओपन करते हैं, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर फिर हम पानी भर देते हैं सिंपली, और उस पानी के थ्रू हम इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो रबर है उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर हम मेंटेन कर लेते हैं तो फिर हमने इसको प्रेशर को भी मेंटेन करना था, ताकि जो सैंपल हम कलेक्ट करें, जब वो बुल प्रेशर होगा यहाँ पे तो ही बुल सैंपल देगा। अगर वो ज़्यादा प्रेशर होगा तो भी सैंपल नहीं देगा, कम होगा तो भी सैंपल नहीं देगा। तो उसके लिए आप सिंपल ये जो आप हैंड हेल्ड आपका समझ लें कि इसके साथ आप प्रेशर मेंटेन करते हैं और इसको आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे तो इस एवी का जो अंदर रबर की लाइनिंग है उसका प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। जब आपने वो प्रेशर मेंटेन कर लिया तो फिर ये रबर कोन है जो मैं आपको भी दिखा रहा था, कलेक्टिंग कोन है, ये आपकी कलेक्शन वायल है जिसके अंदर सैंपल आएगा। इसको आप अटैच करेंगे और उसके बाद इसको आप कवर करेंगे इस लेदर कोन के, इस लेदर कवरिंग के साथ, जो कि बचाती है आपके सैंपल को हीट शॉक से, कोल्ड शॉक से। उसके बाद आप इसको फील्ड में ले जाएंगे, फील्ड में ले जाके आप सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे सीमन कलेक्शन के लिए जो काम कर रहे हैं असिस्टेंट हैं, और इन्होंने प्रॉपर अपनी सेफ्टी पहले ज़रूरी है, उसके लिए गम बूट्स पहने होंगे, प्रॉपर अपने आप को कवर किया होगा, और सेम क्लोथिंग है जो हर रोज़ वो सीमन कलेक्शन करने के लिए पहनते हैं ताकि जो बुल्स हैं वो डरे ना। फिर उन्होंने साथ में एवी हाथ में पकड़ी हुई है, वो आप देख रहे हैं, उसको कवर किया हुआ है प्रॉपर, जो कलेक्शन ट्यूब है उसको लेदर के कवरिंग के साथ क्विकली सकते हैं कि डॉक्टर जवेरिया आज ये सैंपल प्रोसेस करेंगी। तो जैसे ही ट्यूब आती है, सैंपल ट्यूब, उसको पहले लेबल किया जाता है, उसके ऊपर बुल आईडी लिखी जाती है, जैसे अभी हमने 709 बुल का सैंपल लिया है। उसके बाद इसको विजिबली देखा जाता है कि इसके अंदर कोई ब्लड, कोई कंटेमिनेशन, कोई मट्टी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। उसके बाद इस ट्यूब का वॉल्यूम चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो सीमन आया है वो उसका वॉल्यूम क्या है। उसके लिए हम ये वेइंग स्केल यूज़ करते हैं। इसमें हमने जो एम्प्टी ट्यूब है उसका पहले वेट फाइंड करके उसको टेयर किया हुआ है, तो उसके बाद जो भी वेट आएगा वो सीमन का जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उसका वेट आएगा, जो सीमन है उसका वेट आएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है जैसे 3.26 इसका वॉल्यूम है, क्योंकि ये हमें चाहिए बाद में सीमन को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये सारा काम जो है ये आपने टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना होता है। तो ये सैंपल जिस चीज़ के अंदर रख रहे हैं ये वाटर बाथ है, इसको 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना होता है आपने। तो जैसे सैंपल आएगा उसके बाद आपने उस सैंपल की पहले क्वालिटी चेक कर ली फिजिकली, फिर आपने उसको माइक्रोस्कोपिकली इवेलुएट करना है। उसमें आपने रॉ सैंपल का जो एक 10 माइक्रोलीटर का ड्रॉप आपने लेना है वो आपने रखना है स्लाइड के ऊपर, और फिर आपने चेक करनी है उसकी मास मोटिलिटी, उसके अंदर उसका मोशन कैसा है। फिर आप वो होती है कि जो सैंपल है उसके अंदर कितनी ज़्यादा वेव्स बन रही हैं, मोशंस, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं। तो ये जो मोशंस सीमन सैंपल के अंदर जो लाइव स्पर्म सेल्स हैं वो पूरे सैंपल को मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो मोशंस बन रही हैं तो ये मास मोटिलिटी है। तो ये इस सैंपल की बहुत ज़बरदस्त है। अब जब हमने इसकी इंडिविजुअल मोटिलिटी देखनी है तो फिर हमने इस सैंपल को डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स चेक करने के लिए हम ये सिस्टम जो यूज़ करते हैं, ये भी मिनी ट्यूब का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। हमने जब सैंपल लोड किया है तो इसके अंदर हमने बताया कि वॉल्यूम कितना था और इसका मोटिलिटी कितनी थी रॉ सैंपल की। उसकी बेस पे वो हमें हमारी जो मशीन है उसने खुद ब खुद बता दिया कि इसको आपने कितना डाइल्यूट करना है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन जितनी। तो अभी जैसे हमें फोटोमीटर ने जो वैल्यू दी थी कि इतना आपने एक्सटेंडर यूज़ करना है इस वॉल्यूम के साथ, उसकी बेस पे ये सीमन एक्सटेंडर जो हमारे पास मौजूद है इसको हम यूज़ करते हुए अपने रॉ सीमन सैंपल को एक्सटेंड करेंगे। आप देख रहे हैं
तो ये एक्सटेंडर ऐड किया जा रहा है। इसको पहले हमने मेजर कर लिया था कि कितने ml इसका वॉल्यूम है, उसी के साथ हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जब आपने डाइल्यूशन कर ली है सैंपल की, तो डाइल्यूशन के फ़ौरन बाद हम सैंपल को दोबारा चेक करते हैं कि उसकी कितनी मोटिलिटी है, कितने % उसके अंदर मोटाइल स्पर्म सेल्स हैं। कोई अगर तो एक्सटेंडर ख़राब है या कोई शॉक हुआ है तो उधर ही जो सैंपल है उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी और जो सैंपल है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपने एक दफ़ा अपने सीमन सैंपल को एक्सटेंड कर लिया है तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ स्ट्रॉस को, सीमन डोजेस को प्रिंट करना है। तो उसके लिए ये प्रिंटिंग मशीन यूज़ की जाती है। ये हमारे पास जो प्रिंटिंग मशीन है ये जर्मनी से इम्पोर्टेड है और ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन मशीन है। और इस मशीन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये मशीन हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम कैसे जालसाजी को स्ट्रॉस की रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्क्रीन दिखाएं, इस स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रॉस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आएगी वो सारी मौजूद है। जैसे आप ये देखें, पहले नंबर पे ये 10 डिजिट्स की यूनिक आईडी है। ये हर स्ट्रॉ के ऊपर एक डिफरेंट यूनिक आईडी होती है और इसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि ये यूनिक आईडी सिर्फ और सिर्फ डेजी फार्म के स्ट्रॉ के ऊपर है और किसी कंपनी के स्ट्रॉ। उसके बाद जो है वो उसके बाद आगे बुल का नाम है। जैसे आज हमने कलेक्शन की है JDH जनूस मानसो, GB 709, GB ग्रे ब्राह्मण है। डेजी फार्म्स हमारे फार्म का नाम है, बहावलपुर लोकेशन है और उसके बाद आज की डेट है। और यही सेम इंफॉर्मेशन अगर आप सिर्फ ये एक स्ट्रॉ में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर प्रिंटेड होगी। अब ये यूनिक आईडी काम कैसे करती है? अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई जैस का, कोई टेलीनॉर का कार्ड परचेज करते थे पुराने ज़माने में, तो उस कार्ड के ऊपर आप देखते थे कि एक 14 डिजिट्स का कोई नंबर लिखा होता था या 16 डिजिट्स का नंबर लिखा होता था कि इस डिजिट वाले नंबर को आप अपने फ़ोन पे एंटर करेंगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा। वो आप एक ही बार एंटर करते थे तो बैलेंस आता था, उसके बाद आप उसको फेंक दें, कोई और उसको यूज़ करता रहे, जो मर्जी कर ले, उसके बैलेंस नहीं आपके फ़ोन में आएगा। तो सेम ऐसी है कि एक दफ़ा जो आईडी एक स्ट्रॉ के ऊपर जनरेट हो गई वो हमारी ऐप के अंदर है, वो हमारी कस्टमर सपोर्ट के पास है। जो भी बंदा हमसे सीमन का स्ट्रॉ परचेज करेगा वो हमारे रिकॉर्ड में है। वो बंदा जब हमें इस सैंपल की, हमारे सीमन के स्ट्रॉ की यूनिक आईडी बताएगा, तो जब एक बार वो यूनिक आईडी चेक हो जाएगी उसके बाद वो हमारे सिस्टम में मार्क हो जाएगा। अब आपने वो स्ट्रॉ यूज़ करके अगर फेंक दिया है, वो किसी और ने उठा लिया है और उसने वही आईडी लिख दी है, तो हमारा सिस्टम फ़ौरन से उसको फ्लैग कर देगा कि ये स्ट्रॉ डेजी फार्म के अंदर नहीं बना हुआ, ये 2 नंबर स्ट्रॉ है। तो इस तरीके से हम जालसाजी को रोक रहे हैं। तो जी नेक्स्ट स्टेप, जब आपने एक बार सीमन के स्ट्रॉस को अच्छे से प्रिंट कर लिया है, आपकी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ये फिलिंग मशीन है। इस ऑटोमेटिक हमारे पास फिलिंग और सीलिंग मशीन को हम यूज़ करते हैं। इस फिलिंग मशीन में आपने अपना सैंपल रखना है और इस सैंपल को हम पीछे पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें ये 0.5 ml का सैंपल का सीमन स्ट्रॉ है, 0.25 ml का सीमन स्ट्रॉ है। उसकी बेस पे ये मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक फिलिंग करेगी और सीलिंग करेगी। तो अभी आप ये देखें कि एक एक स्ट्रॉ जो इसके अंदर से फिल और सील होके निकलेगा। जैसे ये स्ट्रॉ है, मैं आपको एक स्ट्रॉ दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये इसके अंदर सीमन सैंपल फिल हुआ है और इसने ऑटोमेटिक इसको सील भी कर दिया। ठीक है जी, तो अब ये रेडी है स्ट्रॉ। आपने स्ट्रॉस की फिलिंग कर ली, सीलिंग कर ली, उसके बाद फ़ौरन से आपने उस स्ट्रॉस को कूलिंग कैबिनेट में लेके आना है, जहाँ पे रूम टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस पे ये इन स्ट्रॉस के टेम्परेचर को लेके जाएगा ओवर द टाइम ऑफ 4 आवर्स। 4 घंटे लगते हैं तकरीबन। जो भी आपकी लैब का रूम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस पे आइडली होना चाहिए और 26 डिग्री से 4 डिग्री आता है तकरीबन 4 घंटे के अंदर। जब आपके 4 आवर्स पूरे हो जाते हैं इंक्यूबेशन के कूलिंग कैबिनेट के अंदर, तो फिर आपने इन सैंपल्स को, पूरे रैक्स को उठा के, जो नेक्स्ट मशीन है, ये प्रोग्रामेबल टेम्परेचर कंट्रोल्ड फ्रीज़र है, ये ऑटोमेटिक फ्रीजिंग मशीन है। आप 4 डिग्री सेल्सियस से इस मशीन के अंदर रखते हैं। चलें जी, रखें स्ट्रॉस को। और ये जो मशीन है ये अब इसको, इन सारे सैंपल्स को लेके जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस से -140 के ऊपर। और ये मशीन तकरीबन लेती है 8 से 15 मिनट ये टेम्परेचर अचीव करने में। तो आपने स्ट्रॉस को इसके अंदर रखना है, इस मशीन को आपने ऑन कर देना है। तो अब ये 4 डिग्री सेल्सियस से -140 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएगी तकरीबन 8 से 15 मिनट में। अब जब हमारा टेम्परेचर मशीन ने मेंटेन कर लिया है -140 के ऊपर, तो फिर हम इसमें से जो अपने सैंपल्स हैं उनको निकालेंगे और उनको हम फ़ौरन से डिप कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है जी। ये लिक्विड नाइट्रोजन है। हाँ जी।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि फ़ौरन से आपने यहाँ से अपने सैंपल्स को शिफ्ट कर देना है अपने स्टोरेज कंटेनर के अंदर, जहाँ पे भी आगे आपने नेक्स्ट इन सैंपल्स को सेव करना है। फिर आप इसकी एक तो अभी से मोटिलिटी चेक करेंगे, पोस्ट था, 1 स्ट्रॉ निकालेंगे, 2 स्ट्रॉज निकालेंगे, उनको थॉ करके मोटिलिटी चेक करेंगे, और फिर 24 आवर्स के बाद अगेन आप इसकी मोटिलिटी चेक करेंगे, देखेंगे कि सैंपल जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहा है LBSA का या नहीं पूरा कर रहा। अच्छा, तो इसमें मोटिलिटी जो है ये आप रॉ सैंपल की करते हैं? हाँ जी, सबसे पहले रॉ सैंपल की चेक करते हैं मोटिलिटी, उसके बाद जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसके बाद फिर उसकी मोटिलिटी चेक की जाती है कि क्या एक्सटेंडर ने तो हमारे सैंपल को किल नहीं कर दिया। फिर हम फिलिंग करते हैं, सीलिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, फिर फ्रीजिंग के फौरन बाद पोस्ट था मोटिलिटी चेक होती है। उसके बाद अगेन 24 घंटे के बाद फिर उसकी पोस्ट था 1 या 2 स्ट्रॉस की हम मोटिलिटी चेक करते हैं कि ओवरनाइट या आप कह लें कि 24 घंटे के बाद हमारे जो सारे प्रोसीजर है उसने हमारे स्पर्म्स की जो फ्रीजिबिलिटी है उसको कैसा मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये 24 आवर्स के बाद जो मोटिलिटी रिजल्ट्स आते हैं इसमें पता चल जाता है किसी स्टेप पे कोई अगर हाँ जी मसला हुआ है तो उस वहाँ से। हाँ जी, अगर वहाँ पे हमारी एटलीस्ट 40% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी नहीं आती पोस्ट था सैंपल्स की, तो वो सारा बैच डिस्कार्ड हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट यूज नहीं कर सकते। ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये देखें जी, अभी जो हमने सैंपल फ्रीज किया था हमने उसको इमीडिएटली अभी पोस्ट था उसकी चेक की है, जो हमारा फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर है। तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त इसकी मोटिलिटी आ रही है, और ये हम सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं, कासा के सिस्टम से, कि ये हमें कितनी मोटिलिटी देता है। अभी हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमने अभी एक फील्ड में लिया है तो 71% इसकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या पोस्ट था। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो 40% है और इस सैंपल की 71% है, जिसका मतलब है कि ये सैंपल बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्रीज हुआ है। तो अभी हम इसको अगेन 24 घंटे के बाद फिर चेक करेंगे, फिर हम दोबारा ये अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे कि किस किस पॉइंट पे कितने % इसकी मोटिलिटी थी। तो वीडियो के एंड पे मेरा अपने क्लाइंट्स को, अपने फार्मर्स को जो एक मैसेज है वो ये है कि सीमन की जो सिलेक्शन और उसका यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके हर्ड की ग्रोथ के लिए। जो सीमन आप आज यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट आपको 3 से 4 साल बाद मिलेगा। बच्चा पैदा होगा, वो फीमेल आती है, फिर वो प्रेग्नेंट होगी, वो दूध देगी। तो अगर आपने आज कोई गलती कर ली, आपने एहतियात नहीं की, आपने अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी का, अच्छे बुल का, रजिस्टर्ड बुल का सीमन यूज़ नहीं किया, तो आपकी उस एक गलती का खमियाजा आपको 3-4 साल बाद भुगतना पड़ेगा। तब आप अपना टाइम ज़ाया कर चुके होंगे, अपना पैसा ज़ाया कर चुके होंगे, और तब उसका कोई हल नहीं है, फिर आप वापस नहीं जा सकते। और पाकिस्तान में जो नस्लें तबाह हो रही हैं हमारे लोकल एनिमल्स की, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो अनरजिस्टर्ड SPUs हैं, नॉन रजिस्टर्ड SPUs हैं, और जो नॉन रेगुलेटेड SPUs हैं, उनका सीमन, और जो बुल्स ऐसे हैं कि ना वो रजिस्टर्ड है, ना उनकी पेडिग्री है, कोई पता नहीं है, उनका सीमन यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। तो SPU हमने आपको दिखाया डेजी फार्म का, स्टेट ऑफ द आर्ट, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रजिस्टर्ड, जो हमारे बुल्स हैं वो पाकिस्तान की अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं, और इनकी क्वालिटी जो हमने आपके सामने मेंटेन की हुई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है। तो इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके जो चीज़ बनती है ऑब्वियसली वो भी एक क्वालिटी की चीज़ बनती है। तो आप डेजी फार्म से अगर हमारी सर्विसेज लेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने हर्ड की इम्प्रूवमेंट में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।